हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि क्या लॉज होंगे रेडियो एक्टिव डीके के। ठीक है, यानी कि जो एमिशंस होती हैं उसके क्या लॉज हैं। ठीक है, तो देखो नंबर वन क्या कहता है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो एकदम से होती है और कॉन्टिन्यूसली होती है, यानी कि बिना रुके होती है। ठीक है, और मेन बात, एक्सटर्नल कंडीशंस जो होंगी टेम्परेचर या प्रेशर का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एमिशन क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम कहीं अल्फा का एमिशन हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर हम, तो अल्फा एमिशन ज़्यादा हो जाएगा, या टेम्परेचर कम करने पे अल्फा का एमिशन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या फिर प्रेशर को भी आप बढ़ाओ या घटाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एमिशन पे, यानी कि वो अपने तरीके से होगी एमिशन जो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक्सटर्नल कंडीशंस का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। दूसरी बात क्या है, एट वन टाइम ओनली वन रेडिएशन विल एमिट, नो टू रेडिएशंस कैन एमिट टुगेदर। मतलब क्या है, देखो दो रेडिएशंस आप जैसे मान लो अल्फा है आपके पास और ये बीटा है। ठीक है, तो या तो अल्फा की एमिशन होगी एक टाइम पे या फिर बीटा की एमिशन होगी, समझ रहे हो। और जो गामा है, गामा देखो एक ये न्यूट्रल एमिशन थी हमारे पास, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये जो गामा रेडिएशन है वो अल्फा के साथ आ सकती है और बीटा के साथ भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अल्फा और बीटा की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो या तो अल्फा की एमिशन होगी या फिर बीटा की एमिशन होगी। ठीक है, इसीलिए लिख रखा है नो टू रेडिएशंस कैन एमिट टुगेदर, मतलब वो अल्फा और बीटा में से यहाँ बता रहा है आपको। पहली तो बात ये है। ठीक है, तो गामा की हो सकती है अल्फा के साथ और बीटा के साथ भी हो सकती है गामा की, लेकिन अल्फा बीटा की इकट्ठे नहीं हो सकती, क्योंकि ये चार्ज है। अल्फा कौन सी चार्ज थी हमारे पास, बताओ, पॉजिटिवली चार्ज थी, और बीटा वाली कौन सी चार्ज थी हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज थी। ठीक है, तो ये चार्ज है जो हमारे पास अल्फा और ये जो बीटा रेज होती हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया अब आपको, अल्फा और बीटा में से कोई एक ही एमिट हो सकती है एक टाइम पर। ठीक है, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। थर्ड देखो, अब मेन बातें यहाँ से चलेंगी। देखो क्या है, ड्यूरिंग अल्फा डीके, जब अल्फा डीके हो रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई विल डिक्रीज बाय 2। मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर जाएगा, और क्या लिख रखा है, एंड एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 4। और जो एटॉमिक मास होगा वो डिक्रीज करेगा कितने से, 4 से। तो देखो इसमें जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एलिमेंट है x और जिसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास कितना है, a है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, आपके पास अल्फा डीके हुआ है। ठीक है, अल्फा डीके जब होगा तो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, और जो अब आएगा उसको हम डॉटर वाला बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू एलिमेंट आया इसको मैं y मान लेता हूँ। तो इसमें उसने बोला कि जब अगर अल्फा डीके हो रहा है तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा 2 से, मतलब z-2 हो जाएगा यहाँ पर। और एटॉमिक मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा 4 से, मतलब a में से 4 माइनस होगा। समझ रहे हो इतनी बात, ये कौन सा होगा आपके पास, इसको हम बोल देते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, डॉटर एलिमेंट, ये पेरेंट एलिमेंट। क्लियर। अब देखो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तो बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन तो बैलेंस तो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर कौन सा डीके हुआ है, अल्फा, तो हम अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है इसके साथ, तो देखो यहाँ पर क्या करूँ मैं, +2 करूँगा तभी ये होगी, जेड बनेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, प्लस का 4 करूँगा तभी ये बैलेंस होगी, ए बनेगी, मतलब ये ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब यहाँ पर मैं इसका जो एटॉमिक नंबर यहाँ लिखूंगा वो क्या लिख दूंगा, 2 लिखूंगा, प्लस का 2, और एटॉमिक मास यहाँ पर इसका लिखूंगा 4। अब देख लो, आप बैलेंस करके देख लो, ये जेड के इक्वल आ जाएगा इधर से। देखो z-2, z-2 और ये प्लस का 2, z आ गया और इधर भी z ही है। और यहाँ पर देख लो आप a-4 और ये प्लस का 4, ये भी कैंसिल, तो a ही बचा। ठीक है, तो रिएक्शन ऐसे बैलेंस में लिखनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा के लिए पता चल गया, ये 2 है और ये 4 आएगा यहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग बीटा डीके की बात कर लेते हैं। देखो बीटा डीके में क्या हो रहा है आपके पास, ड्यूरिंग द बीटा डीके द एटॉमिक नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई विल इंक्रीज बाय 1। मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाएगा 1 से, एंड एटॉमिक मास विल रिमेन सेम। लेकिन एटॉमिक मास पर कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी। देखो ये हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, z, और एटॉमिक मास कितना है, a है। ठीक है, इसमें कौन सा हुआ है आपके पास, बीटा डीके हुआ है, तो जो न्यू एलिमेंट बनेगा वो y बनेगा। तो इसमें उसने बोला है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है 1 से, तो यानी कि z+1 आ जाएगा। और एटॉमिक मास जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, तो ये एज इट इज रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, प्लस में बैलेंस करना पड़ेगा इसको, तो बैलेंस कैसे करेंगे, अब हम इस प्लस करेंगे, कितना आएगा आपके पास यहाँ बीटा, और बैलेंस करना है। अब देखो जरा, यहाँ -1 आए अगर, तब ये z के इक्वल आएगा ना, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये सेम ही रहेगा a, तो ये आ जाएगा बीटा के लिए। समझ में आया होगा कैसे किया ये, z+1 -1 से +1 कटेगा तो z ही बचेगा इस साइड का, और इस साइड भी z ही है, और यहाँ a ही था और यहाँ 0 है, तो a+0 a ही होगा। समझ में आया बीटा के लिए कैसे लिखा हमने, ये -1 और 0। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो फिफ्थ देख लेते हैं। देखो फिफ्थ में क्या कहता है,
ड्यूरिंग द गामा डीके। अब जो गामा डीके है उसके अंदर क्या कहता है, देयर इज नो चेंज इन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। मतलब क्या है, कोई भी चेंज नहीं होगा एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में, क्योंकि ये तो न्यूट्रल थी वैसे गामा। ठीक है, तो देखो जरा इसमें अगर हम एग्जांपल में लिखें, ये हमारे पास पेरेंट वाला हो गया x, जिसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास a है, और इसमें होगा आपके पास गामा डीके। तो न्यू एलिमेंट जो बनेगा वो क्या होगा, इसके तो एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं है और एटॉमिक मास में भी कोई चेंज नहीं है, तो गामा के लिए क्या आ जाएगा, जीरो इधर जीरो इधर, क्योंकि इसमें तो ये वैसे भी न्यूट्रल, तो देखो यहाँ जीरो जीरो आ रहा है। और बीटा आपको पता है कैसे चार्ज था, नेगेटिवली, तो इसमें -1 आ रहा है यहाँ पर देख लो, और अल्फा कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये +2 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये न्यूट्रल है इसलिए जीरो आ रहा है। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि देखो इसको बैलेंस करोगे z+0 z ही होता है, a+0 a ही होता है। कितनी बात समझ में आई है या नहीं, क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, क्या है आपको दिया हुआ है, देखो इसमें एक एटम है A, उसमें बीटा डीके हुआ तो वो A1 बन गया, और फिर उसमें अल्फा डीके हुआ तो ये A2 बन गया। और A2 के लिए दिया हुआ है हमें जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 71 और एटॉमिक मास दिया हुआ है 176 दिया हुआ है। तो देखो आपको पता है इसमें सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो एज इट इज़ लिखते हैं पहले A, ये है बीटा और ये है A1, और इसमें हुआ है अल्फा डीके और ये आया है A2, दैट इज 71 और ये 176। देखो अब याद करो अल्फा डीके में हुआ क्या था, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हुआ था और एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज हुआ था। तो मतलब ये डिक्रीज हो गई, आए हैं अल्फा लिखा हुआ है ना, मतलब ये हमारा पेरेंट होगा और ये वाला क्या होगा, डॉटर होगा, यही हुआ मतलब। तो यहाँ पर ये 2 कम होकर आया और ये 4 कम होकर आया, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, अगर ये 2 कम होकर आया है तो यहाँ पर क्या करो, इसमें 2 ऐड करो तो 73 बनेगा, और यहाँ पर इसमें 4 ऐड करो तो कितना बनेगा, ये 180। ठीक है ना, तभी आया होगा ना 4 कम होकर 176 और ये 2 कम होकर 71, क्योंकि यहाँ 73 रहा होगा और यहाँ पर 180 रहा होगा। ये तो सब समझ रहे हो आप बात या नहीं। तो सिंपली आपने क्या कर देना है, 4 इसमें ऐड करना है और 2 इसमें ऐड करना है, तो ये आ गया, समझ रहे हो। अब देखो जरा, अब इनको देखो, अब हुआ है बीटा डीके, और बीटा डीके करने के बाद ये आया आपके पास, और ये आपके पास अब पेरेंट न्यूक्लियाई रहेगा, मतलब पेरेंट एलिमेंट ये रहेगा और ये डॉटर वाला बनेगा। ठीक है, तो बीटा के अंदर अगर आपको याद है एटॉमिक जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है 1 से, और एटॉमिक मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो एटॉमिक मास तो सेम ही रहा होगा, तो यानी कि यहाँ 180 ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है ये इंक्रीज हो गया होगा 1 से। तो अगर ये 1 इंक्रीज होकर आया तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 72 रहा होगा, तभी ये 1 इंक्रीज होकर ऐसे आया होगा। मतलब यहाँ क्या किया है हमने, -1 किया है और इसको एज इट इज रखा है 180। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको जब हमने ये 3rd पॉइंट को पढ़ा था और ये 4th पॉइंट को पढ़ा था। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है A1 क्या होगा और A क्या होगा हमारे पास। क्या समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन, कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो जरा 6th पॉइंट इसका है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का। वो क्या कहता है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट एट दैट टाइम। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें रेट का मतलब आपको पता है, रेट क्या होता है, टाइम से रिलेटेड टर्म हो जाती है। ठीक है ना, कहीं भी आपने फिजिक्स में देखा होगा, रेट मतलब क्या होता है, टाइम। ठीक है ना, तो कितने टाइम में वो कम हो रहा है। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हो रहा है, एमिशन हो रही है वहां पर। ठीक है, तो किस रेट से हो रही है वो एमिशन, वो किस पे डिपेंड करती है, या किस रेट से डीके हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एट दैट टाइम, जब उसमें डीके होने लगेगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या, उस टाइम पे कितने एटम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब किसी में ज़्यादा है तो उसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो अलग होगा, किसी में कम है एटम्स तो उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो अलग होगा। मतलब वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि कितने ऑफ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है एट दैट टाइम। तो मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे कि माइनस में dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर ऑफ एटम्स के। एन को मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स के। और ये कम कैसे होंगे, देखो माइनस लग रहा है मतलब कम हो रहे हैं, और d/dt मतलब चेंज इन दैट एटम्स, वो किस पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो, किसी में अगर ज़्यादा है नंबर ऑफ एटम्स तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग होगा। डायरेक्टली है मतलब, समझ रहे हो, ज़्यादा है तो जल्दी होगा, और कम है नंबर ऑफ एटम्स तो वो लेगा। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एटम्स के। और माइनस का साइन मतलब क्यों है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो मतलब क्या होंगे, वो कम ही होंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो ये इसलिए माइनस हुआ है। तो चेंज इन एटम्स क्या हो रहे हैं हमारे, कम ही होंगे एज कम्पेयर टू जो एट दैट टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, और जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हुई होनी तो क्या होगा, वो कम ही होंगे नंबर ऑफ एटम्स, तो इसलिए माइनस का साइन आया कि कम होने लग गए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है बात। और यहाँ पर अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमने हटाया है तो यहाँ एक कांस्टेंट भी आएगा जिसको हम लैम्डा बोल देंगे, और ये
एन साथ में आ जाएगा। तो लैम्डा क्या है हमारे पास यहाँ, वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये 6 लॉज थे हमारे पास, ठीक है। और इसमें जो ये क्वेश्चन आया था अभी आपके पास, ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। और बाकी ये सारे ही करने हैं आपको लॉज, क्लियर हो जाएंगे, बड़े सिंपल से थे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।